हेलो एवरीवन। इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है लक्ष्मण तिवारी और मैं आपदा प्रबंधन के दूसरे सेशन के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि जो अगला सेशन होगा इसमें हम आपदा प्रबंधन के पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से हम ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि आपदा प्रबंधन से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाते हैं, कितने शब्दों में लिखना होता है। ये सारी चीजें हम पूर्व वर्षों के प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि किसी भी विषय को पढ़ने से पहले पूर्व वर्षों के प्रश्नों का पूर्वावलोकन आवश्यक होता है। पूर्वावलोकन, क्योंकि वास्तव में यही एक ऐसा मात्र एकमात्र माध्यम है जिससे हमें प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों की संख्या, कुल मार्क्स, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, शब्द सीमा, प्रश्न का दृष्टिकोण, किस दृष्टिकोण से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या अप्रोच है प्रश्न पूछने का, टॉपिक से किन भागों से प्रश्न आते हैं, प्रश्न का उत्तर, ये सारी चीजें हमें पूर्व वर्षों के पूर्वावलोकन के माध्यम से ही पता चलती है। और जब हम पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देख करके इन सारी चीजों को समझ जाते हैं, तभी जाकर के हम सही दिशा में व सही रणनीति के साथ तैयारी कर सकते हैं। और ये सिर्फ आपदा प्रबंधन के लिए लागू नहीं है, बल्कि हर एक विषय में यही प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए। सभी विषयों में यही प्रक्रिया आपको अपनानी चाहिए कि जब भी आप उस विषय को पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले पूर्व वर्षों के प्रश्न को देखें और प्रश्नों को देखते हुए ये कोशिश करें समझने की कि प्रश्नों का क्या स्तर है, पाठ्यक्रम के किस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या दृष्टिकोण है प्रश्न पूछने का, कितने शब्दों के प्रश्न होते हैं, कितने शब्दों में उत्तर लिखना होता है, कुल मार्क्स कितने हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है। इन सारी चीजों को पहले आप समझें और उसके अनुरूप अपनी सही दिशा और रणनीति बना करके उस विषय की तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने आपदा प्रबंधन के पूर्व वर्षों के प्रश्नों को देखते हैं। आपके सामने ये प्रश्न है, ये 2021 का प्रश्न है। ये जो प्रश्न आपसे ये पूछा गया है, ये 2021 का प्रश्न यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। 2021 का प्रश्न है कि भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की भेद्यता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण, प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। ये प्रश्न है। अब अगर हम देखें तो इस प्रश्न में हमें दो भाग दिखाई दे रहे हैं। इस प्रश्न में हमें दो पार्ट या दो भाग दिखाई दे रहे हैं। पहला भाग है सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान। कल मैंने आप लोगों को सुभेद्यता का अर्थ बताया था। हालांकि हम सुभेद्यता के बारे में अभी पढ़ेंगे, भेद्यता क्या है, कितने प्रकार की होती है, इन सारी चीजों की बात हम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है लास्ट क्लास में
कि सुभेद्यता का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है। सुभेद्यता का मतलब होता है किसी भी आपदा से प्रभावित हो जाने की अनुकूल परिस्थिति। किसी भी आपदा से प्रभावित हो जाने की जो अनुकूल दशाएं हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वही सुभेद्यता है। इसको इंग्लिश में वल्नरेबिलिटी कहते हैं। तो हमें भूकंप के सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान करनी इस प्रश्न में, और साथ के साथ हमें जो बड़ी आपदाएं आई हैं उनके उदाहरण भी हमें देने हैं। मतलब भूकंपीय आपदाओं के उदाहरण भी हमें प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब अगर इस प्रश्न के आधार पर हम समझने की कोशिश करें ट्रेंड को, तो हमें यह पता चलता है कि जो प्रश्न पूछा जाता है वो सामान्यतः जो प्रश्न होते हैं वो दो पक्षों को लिए हुए होते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे ज्यादातर प्रश्न आपको दो पक्षों को लिए हुए। ये जो प्रश्न था इसे 150 शब्दों में लिखना, 150 शब्द सीमा। अब 150 शब्दों में हमें सुभेद क्षेत्रों की पहचान बता दी थी और भूकंप आपदाओं को उदाहरण बताने। अब यही दृष्टिकोण अन्य आपदाओं पर भी लागू हो सकता। मतलब जो अन्य आपदाएं हैं उनके बारे में भी ऐसे ही प्रश्न बनाए जा सकते हैं कि किसी भी आपदा, किसी अन्य आपदा के लिए भारत की क्या भेद्यता या सुभेद्यता है, किन क्षेत्रों में उस आपदा के आने की संभावना है, किस वर्ग के प्रभावित होने की संभावना है, इन सारी चीजों की विवेचना, और साथ के साथ अन्य आपदाएं उनके उदाहरण भी हमसे पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब इस प्रश्न के माध्यम से हम ये समझ रहे हैं कि जब भी हम पढ़ें तो किसी भी आपदा के सुभेद्य क्षेत्रों की और उन वर्गों की पहचान करें कि जो उस आपदा से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, और हाल फिलहाल में लगभग 1 वर्ष में आए हुए जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों को भी हम यहाँ पर, तो एक हमारा दृष्टिकोण ये है। अगर मैं अगला प्रश्न लूँ, तो ये प्रश्न भी 2021 में ही पूछा गया था, और इस प्रश्न की जो शब्द सीमा थी वो 250 शब्द थी। 250 शब्द में इसका उत्तर हमें लिखना। तो क्या है? भूस्खलन के विभिन्न कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख कीजिए। मतलब हमें हमसे जो अपेक्षा की गई है 250 शब्दों में कि भूस्खलन के क्या कारण है, इनको हम समझ सके, इनको हम बताएं। कारण के साथ साथ भाव को हम बताएं, और प्रभाव के साथ साथ हम जो भूस्खलन की जोखिम प्रबंधन जोखिम प्रबंधन रणनीति है, इसके बारे में हम उत्तर में लिखें। अगर हम इस प्रश्न से अगर हम ट्रेंड को समझें तो हम ये समझ रहे हैं कि एक वर्ष में मैक्सिमम 2 प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि पहला प्रश्न भी 2021 का था, ये भी 2021 का है। तो 1 या 2 प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं, पेपर में आ सकते हैं, और अगर 2 प्रश्न आते हैं तो उसमें से एक प्रश्न 150 शब्दों में लिखना होगा और दूसरे प्रश्न के लिए 250 शब्दों की अपेक्षा। और अगर हम इस प्रश्न के दृष्टिकोण को समझें तो हमें यह पता चलता है कि किसी भी आपदा के कारण को हमें बेहतर तरीके से समझना हो। किसी भी आपदा, भूस्खलन, लेकिन इसके साथ साथ अन्य आपदाओं पर भी यही प्रश्न आ सकता है। तो किसी भी आपदा के कारण की हम विवेचना करें, अच्छे से समझें। किसी भी आपदा के प्रभाव को हम बेहतर तरीके से समझें, और अगर इस तरह की कोई रणनीतियां हों
कोई योजनाएँ हों, जो किसी आपदा के बारे में बनाई गई हैं, तैयार की गई हैं, उसको भी हम बेहतर तरीके से समझें क्योंकि वहाँ से प्रश्न बनेगा। इस प्रश्न से हमें ये पता चलता है। अब जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिए क्योंकि इन्हीं बातों से आपके अंदर वो दृष्टिकोण विकसित होगा। आप जब आपदा प्रबंधन को पढ़ेंगे, अपना पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, तो उस उसमें से हमें किन चीज़ों को विशेष रूप से दिमाग में रखना है, किन-किन चीज़ों को हमें विशेष रूप से महत्व देना है, ये हमें पता चलेगा। इस पूरे सेशन का उद्देश्य ही यही है कि हम ये समझ सकें कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और हम किस दृष्टिकोण के साथ तैयारी करें। क्योंकि जब तक हमारा विज़न क्लियर नहीं होगा, दृष्टिकोण क्लियर नहीं होगा कि प्रश्न कैसे आते हैं और किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, तब तक से हम कभी भी सही तैयारी नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें भटकाव का सामना करना पड़ता है। इसी चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये सेशन रखा हुआ है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है, 2020 का प्रश्न है और इस प्रश्न को 250 शब्दों में लिखने की अपेक्षा है। 250 शब्द में ये लिखना है और 2020 का प्रश्न है ये। प्रश्न में दिया है कि आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस आपको 2 परिस्थितियों की तुलना करनी है इसमें। पहले आपदा प्रबंधन के लिए जो हमारी जो रणनीति होती थी, वो प्रतिक्रियात्मक रणनीति थी हमारी, प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण था। अगर कोई आपदा आई तो उसके बाद हम एक्शन में आते थे और उस आपदा के लिए राहत कार्य आदि करने का प्रयास करते थे। लेकिन अब हमारी जो रणनीति है ये परिवर्तित हो चुकी है। भारत सरकार एक नई रणनीति के साथ अब आपदा प्रबंधन का प्रयास करती है और वो जो रणनीति है इसमें आपदा को हम एक चक्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपदा आई और आपदा के बाद फिर हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपदा के बाद तो रिस्पॉन्स हम देते ही हैं, रिस्पॉन्स के बाद हम प्रयास करते हैं रिकवरी का और रिकवरी के बाद हमारा प्रयास होता है कि फिर से हम इस तरह की व्यवस्था करें, आपदा कम से कम आए या कम से कम आपदा आने की संभावना, मतलब हम आपदा के शमन का प्रयास, आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके शमन का प्रयास, उसको कम करने का प्रयास करें और इसके अलावा हम पूर्व तैयारियां भी करें। अगर आपदा आती है तो हम किस तरह से उससे निपटेंगे। तो इस तरह से हमारा जो दृष्टिकोण है वो परिवर्तित हो चुका है और इस पर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न पूछा गया है। तो अब इस प्रश्न से हमें ये पता चलता है कि किसी भी प्रकार की रणनीति या योजना, कार्य योजना, आगम, ठीक है, मेजर्स जो होते हैं, इसके बारे में हमें सही तरीके से समझना होगा और ये जो रणनीति, योजना, कार्य योजना, उपागम बनाए जा रहे हैं, वो पूर्व वर्षों से या पूर्व दृष्टिकोण से या पहले के जो नियम और रणनीतियाँ थी, उनसे किस मामले में भिन्न है, इसकी हमें पहचान हो, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से मैं अगला प्रश्न लूँ, ये जो प्रश्न है, ये 2019 का प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है और इस प्रश्न को भी 250 शब्दों में लिखना है, 250 शब्दों में लिखना है। 2019 प्रश्न है, किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है।
भूस्खलन के मामले में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण संकट अनुक्षेत्र मानचित्रण किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। किसी भी आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम, पूर्व तैयारियां, ये हमारा पहला कदम है। तो पूर्व तैयारियों का ही एक हिस्सा है कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करें, एक मैप बनाएं जिसपे कोई विशेष आपदा कहाँ आती है उसको उस मैप पर लोकेट किया जा सके, जिससे हमें अपनी रणनीति बनाने में मदद मिल सके। तो मानचित्रण के महत्व को हमसे हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, मानचित्रण के महत्व। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें इस प्रश्न में हमसे जो अपेक्षा है वो पूर्व तैयारियां जो होती हैं, पूर्व क्या क्या होती है, इन पर प्रश्न पूछे। अब इसमें से एक भाग, एक पक्ष मानचित्रण जो होता है पूर्व तैयारियों का एक भाग है, इस पर प्रश्न बना। लेकिन अन्य चीजों के बारे में, पूर्व तैयारियों में जो अन्य पक्ष होते हैं उस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि किसी विशेष आपदा को देकर के, कोई एक विशेष आपदा और उस आपदा से निपटने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारियां हो सकती हैं, उन सारी पूर्व तैयारियों की विवेचना हम करें। ऐसे प्रश्नों की गुंजाइश हमेशा बनी रहे। तो इस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं और सभी आपदाओं के बारे में, उनके अल्पीकरण व पूर्व तैयारियों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हर आपदा के लिए जो पूर्व तैयारियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न से हमें पता चलता है कि हमारा दृष्टिकोण ये होना चाहिए पढ़ते समय कि हर एक आपदा के लिए जो पूर्व तैयारियां हैं, इसको हम समझें कि क्या क्या पूर्व तैयारियां हैं, कैसे उसको किया जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं अगले प्रश्न पर आऊं, तो ये प्रश्न भी 2019 का ही प्रश्न है, 2019 का प्रश्न है। और इस प्रश्न को हमें 150 शब्दों में लिखना है, 150 शब्दों में लिखना है। 2019 का प्रश्न है कि आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। भेद्यता पे प्रश्न है कि आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व। आपदाओं के प्रति भेद्यता किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ, भेद्यता मैं फिर से पढ़ता हूं, आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है। आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न है यहाँ। अब अगर इस प्रश्न में हम पक्षों को देखें, हमसे सबसे पहले अपेक्षा ये है कि हम ये बता सकें कि सुभेद्यता या वल्नरेबिलिटी क्या हो, ये हमसे अपेक्षा है। मतलब सुभेद्यता क्या है इसको बहुत अच्छे से हमें समझना होगा, क्योंकि इस पर प्रश्न बार बार आ रहे हैं। कई सारे प्रश्न इससे रिलेटेड प्रश्न हमारे सामने आ चुके हैं। मतलब इस पक्ष पर प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अलावा सुभेद्यता के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की हो सकती, पूछा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो अलग अलग आपदाओं के लिए अलग अलग प्रकार की सुभेद्यता होती है। तो सभी आपदाओं हेतु सुभेद्यता और उसके प्रकारों को हमें समझना हो, तो ये हमसे अपेक्षा की गई है यहाँ पे। और यहीं पर एक ट्रेंड हमें और भी समझ में आ रहा है कि किसी वर्ष दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो किसी वर्ष एक प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस वर्ष एक प्रश्न है उस वर्ष हमें 250 शब्दों में उत्तर लिखना है। और जिस वर्ष हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से एक प्रश्न 150 शब्द में है,
और एक प्रश्न का उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। ये भी एक ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ, अगले प्रश्न पर आऊँ, तो ये जो प्रश्न है, ये 2018 का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न, और इसका उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। और जैसा कि अभी आपको बताया कि जब 250 शब्दों में उत्तर देना है, तो प्रश्न पत्र में एक ही प्रश्न आपदा प्रबंधन से रह रहा है, और जब एक प्रश्न का उत्तर 150 में, एक का 250 में देना है शब्दों में, तो फिर दो प्रश्न है। तो 250 शब्द है, तो संभावना है कि एक प्रश्न हो, एक ही प्रश्न है यहाँ। प्रश्न है कि भारत भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप, जो कि 2015 से 30 के लिए है, हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। यह प्रारूप ह्यूगो कार्यवाही 2005 से किस प्रकार भिन्न है? अब देखो, यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है भारत के संदर्भ में, कि भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप हस्ताक्षरित करने से पूर्व, मतलब इसको हस्ताक्षरित करने से पूर्व और पश्चात किए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क पर साइन करने से पहले क्या प्रावधान थे, क्या उपाय थे, आपदा जोखिम को कम करने के लिए, गौर करना बात पे, आपदा जोखिम को कम करने के लिए हमारे क्या प्रावधान थे सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले, और सेंडाई फ्रेमवर्क के बाद हमने क्या प्रावधान किए। इन दोनों का एक तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण यहाँ पर होना चाहिए। और इसी प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा जा रहा है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है, यह ह्यूगो फ्रेमवर्क से या ह्यूगो कार्रवाई ह्यूगो फ्रेमवर्क से किस प्रकार भिन्न है। इन दोनों का अंतर भी हमें यहाँ पर बताना है। सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्यूगो फ्रेमवर्क का अंतर भी बताना है। क्वेश्चन में भले ही बड़े क्वेश्चन दिखने में लग रहे हैं, दो भाग है क्वेश्चन में, लेकिन आंसर सीधा सीधा। पहला पक्ष जो है वो ये है कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, इसके लिए सेंडाई फ्रेमवर्क लाया गया। तो उससे पहले और बाद के क्या प्रावधान है भारत में, और ह्यूगो और सेंडाई में क्या अंतर है, ये दृष्टिकोण हमें पता चलता है। तो अगर इस तरह के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं और जो भी इस तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं, जो भी प्रारूप या कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, उन सभी के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि उन कार्य योजनाओं के पहले की स्थितियां और बाद की स्थितियां, उन दोनों का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। अब आप देखिएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इन्हीं दृष्टिकोण के साथ, इन्हीं अप्रोचेस के साथ कंटेंट में लेके आऊंगा। अगर हम सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, तो उससे पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क में क्या प्रावधान थे, सेंडाई उससे कैसे अलग है, सेंडाई कैसे उससे व्यापक है, भारत में सेंडाई से पहले और उसके बाद में क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सारी चीजों का तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे, क्योंकि प्रश्न ही वैसे पूछे। तो प्रश्न देख करके हमें वो दृष्टिकोण मिलता है, वो अप्रोच मिलता है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है। फिर से देखते हैं, एक प्रश्न और है, ये 2017 का प्रश्न है। प्रश्न है कि दिसंबर 2004 में चार को सुनामी भारत सहित 14 देशों में तबाही लाई। सुनामी के होने के लिए जिम्मेदार कारकों पर एवं जीवन तथा अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले उसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। मतलब सुनामी के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं और जीवन और अर्थव्यवस्था पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमसे अपेक्षा की गई है। आगे प्रश्न का दूसरा भाग है, ये प्रश्न भी 250 शब्दों में ही लिखना है। दूसरा भाग है कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए के दिशा निर्देशों के प्रकाश में इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। मतलब एनडीएमए के क्या दिशा निर्देश है,
सुनामी के संदर्भ में या अन्य आपदाओं के संदर्भ में भी। तो कहने का मतलब हमसे इस प्रश्न से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी आपदा हो, तो उस आपदा का कारण क्या है, ये हमें जानना होगा। आपदा का प्रभाव क्या है, चाहे वो मतलब उन पर प्रभाव हो, चाहे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो, समाज पर प्रभाव हो, चाहे पर्यावरण पर प्रभाव हो, इन सभी प्रभावों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर जीवन अर्थव्यवस्था पर है, लेकिन इतने सारे पक्ष हो सकते हैं जहां पर प्रभावों को लेकर प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा किसी भी आपदा के लिए एनडीएमए के क्या गाइडलाइंस है, क्या दिशा निर्देश है, इन्हें भी हमें समझना हो। एनडीएमए के दिशा निर्देशों को समझना और जोखिम को कम करने की क्या तैयारियां हो सकती हैं, इन सारी चीजों को आपदा के संदर्भ में हमें पढ़ना है। तो किसी भी आपदा को जो हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले उस आपदा का कारण कारण क्या है, उस आपदा का प्रभाव क्या होता है, किन क्षेत्रों में वो आपदाएं आती हैं, एनडीएमए की क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में, इन सारे पक्षों को हमें पढ़ना है। तब जाकर के हमारा जो दृष्टिकोण होगा वो सही होगा और प्रश्न के उत्तर लिखने की स्थिति में हम रहेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से हम लोग प्रश्नों के माध्यम से इस चीज को समझने की स्थिति में है कि आपदा प्रबंधन को किस दृष्टिकोण से पढ़ा जाए, क्या हमारा अप्रोच हो, क्या दृष्टिकोण हो। एक प्रश्न और लेता हूं। ये प्रश्न जो है शहरी बाढ़ पर है। शहरी बाढ़ के बारे में कई सारे प्रश्न आए हैं, ज्योग्राफी में भी प्रश्न। कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस घट इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिए। अब इसका मतलब जो शहरी बाढ़ है, इसके कारण को हमें समझना होगा। अब यहाँ पर ये भी समझना है कि अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कारण हो सकते हैं। ये बात समझना होगा कि अलग-अलग शहरों में अलग-अलग कारण हो। एक ही कारण हर जगह लागू नहीं हो सकता है। मुंबई में बाढ़ है तो उसका कुछ अन्य कारण हो सकता है। अगर श्रीनगर में बाढ़ है तो उसका कुछ अन्य कारण हो सकता है। अगर बैंगलोर में बाढ़ आई है तो उसका कुछ अन्य कारण हो सकता है। तो शहरी बाढ़ के बारे में जो प्रश्न पूछा जा रहा है, कारण पर, ये बहुत व्यापक ये क्षेत्र है, क्योंकि हर शहर के अपने अलग-अलग कारण हो सकते हैं। तो अब हम कैसे समझें? इतने शहरों के कारणों को देखेंगे। हाल-फिलहाल में जो शहर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, यहाँ पर करंट का थोड़ा रोल रहेगा। करंट का रोल रहेगा। हाल-फिलहाल में जो शहर बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, अगर कोई ऐसी न्यूज़ है, कोई घटना हुई है, साल, 2 साल, 3 साल के अंदर, उसे हम ज़रूर समझें और उस शहर के बाढ़ के कारणों को भी। इसके अलावा इस बाढ़ के कारण जो जोखिम उत्पन्न होता है, उस जोखिम न्यूनीकरण की क्रियाविधि जोखिम न्यूनीकरण की क्रियाविधि को भी हमें समझना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों के माध्यम से कुछ विशेष बातों को समझने की स्थिति में हम हैं। और अगर मैं उन बातों को एक बार अगर समेटने की कोशिश करूँ, तो मैं कुछ शब्दों में आपको ये कह सकता हूँ कि पहली बात तो ये है कि किसी साल 1 और किसी साल 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जब एक प्रश्न होता है तो 250 शब्दों में लिखना है। जब 2 प्रश्न होते हैं, तो एक 150 और दूसरा 250 शब्द में रहता है। किसी साल 1, किसी साल 2। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि लगातार 2 साल में 2 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि 1 साल में 1 तो फिर अगले साल 2, ऐसे। इसके अलावा आपदा, उसके कारण,
भाव, सुभेद्यता, आपदा से संबंधित कोई रणनीति बनाई गई है, उसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो हैं, इन सारी चीज़ों को हमें, और कोई भी रणनीति अगर बनाई गई है, कोई प्रयास किया गया है, कोई नीति बनाई गई है, तो उससे पूर्व और उसके बाद की जो स्थितियाँ हैं, उन्हें भी हमें समझना होगा। सब मिलाकर के ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों को हमने देखा, समझा। अब हमारे पास एक दृष्टिकोण है कि हमें किस दृष्टिकोण के साथ तैयारी करनी चाहिए। आपदा प्रबंधन को पढ़ते समय हम किन-किन बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें, और इन्हीं बातों को ध्यान देते हुए अब आगे की जो क्लासेज़ हैं, इसमें अब हम पहले टॉपिक से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले टॉपिक में हम इंट्रोडक्शन या परिचय लेंगे, जिसमें हम अलग-अलग जो शब्दावलियाँ हैं, जैसे आपदा की परिभाषा के साथ साथ शुरुआत करेंगे, आपदा प्रबंधन क्या है? इसके अलावा सुभेद्यता, जोखिम, अ, हैज़ार्ड या संकट, ये क्या चीज़ें होती हैं? इन सारी चीज़ों को परिभाषित करने की कोशिश, आपदा के प्रकार कितने होते हैं? इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अब इतने पर मैं क्लास को ओवर करता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।